जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। और आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। और मैं देखिए, पिछले जो भी 5-6 कक्षाएँ हुई हैं, 6 क्लास हुआ है, जिसमें मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का प्रॉपर आप लोगों को बता चुका हूँ। और मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब कक्षा 7 की एनसीईआरटी। समझ रहे हैं आप लोग? कक्षा 7 की एनसीईआरटी। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं और कुछ पढ़ने का काम करते हैं। ये जो मैं आप लोगों को जो भी बातें बताऊंगा, कि अब मैं पूरा इस पर लिखूंगा, लिख लिख कर बताऊंगा। याद रखिएगा, लिख लिख कर बताऊंगा, लिख लिख कर बताऊंगा। और यह रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत मतलब बेनिफिट, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और यह जो वीडियो है साइंस की होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से कक्षा 7 आज आरंभ करेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें है पादपों में पोषण। कौन सा चैप्टर है? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो पादप में पोषण किन किन विधि से होती है, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले विधि को देखेंगे, विधि को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधि, कौन कौन सी विधि होती है। तो विधि जो होती है, सबसे पहले एक विधि होती है स्वपोषी, स्वपोषी। और उसके बाद होती है परपोषी। दो ही विधियां होती हैं, स्वपोषी और परपोषी। देखिए, स्वपोषी उसको हम लोग बोलते हैं जो स्वयं पर आश्रित हो, जो चीज़ स्वयं पर आश्रित हो, जो स्वयं पर आश्रित हो। पौधे की बात हम लोग करेंगे, पादप से संबंधित है तो पौधे की बात करेंगे। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो चीज़ स्वयं, मतलब वो स्वयं से अपने भोजन को ग्रहण करेगी, स्वयं से भोजन को ग्रहण करेगी, तो इसको हम लोग देखेंगे स्वयं से भोजन। देखिए, समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। जो चीज़ अपने से बनाएगी, जो चीज़ अपना भोजन जल्दी से ग्रहण करेगी, तो उसको हम लोग स्वपोषी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। याद रखिएगा, बहुत आसान है। इसके शब्दों से ही हम लोग पकड़ सकते हैं, इसके शब्दों से ही हम लोग जान सकते हैं कि यह है क्या चीज़ और क्या कहना चाहता है। तो स्वपोषी का सीधा सीधा अर्थ होता है स्वयं से संबंधित। परपोषी का मतलब होता है दूसरे से, किसी दूसरे पर, किसी दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे पर आश्रित होना। याद रखिएगा, आश्रित होना, दूसरे पर क्या होना? आश्रित होना या दूसरे से आशा रखना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन भोजन कैसे बनाते हैं? यह है क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग, इसका जवाब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, कौन सा संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण। एक सेकंड, यह सब ऐसे रहेगा एक ही में तो सही रहेगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये सब भोजन बनाते हैं जो पौधे होते हैं। देखिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए पौधों के मुख्य भागों में क्या होना आवश्यक है? तो सबसे मेन पार्ट होता है पत्ती। कौन सी चीज़? पत्ती। पौधों में पत्तियां नहीं होगी तो भोजन नहीं बना पाएगा।
सबसे मुख्य पार्ट होता है पौधों का, पत्ती। और पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पौधों में खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? खाद्य फैक्ट्री, खाद्य फैक्ट्री, याद रखिएगा, खाद्य फैक्ट्री के नाम से हम लोग पौधों में पत्तियों को जानते हैं। और इन्हीं पत्तियों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है पौधों के अंदर जाती है। क्या जाती है? अंदर प्रवेश करती, पौधों के अंदर प्रवेश करती है, याद रखिएगा, इन्हीं पत्तियों से। अब देखिए पौधों के अंदर गैस कैसे प्रवेश करती है और कैसे निकलती है गैस, इसको हम लोग देखेंगे। तो और कौन सी गैस निकलती है, याद रखिएगा, इसको हम बता देते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है, निकलती है और यह प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि पत्तियों से, पौधों की पत्तियों से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सवाल जो है पूछ देता है। पौधों को कौन सी चीज़ की फैक्ट्री बोलते हैं, तो खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है। याद रखिएगा, पौधों को खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। याद रखना है, पौधों को खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस जो है पौधों के द्वारा प्रवेश करती है और पत्तियों के द्वारा, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब देखिए ऑक्सीजन गैस निकलती और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उसके अंदर जाती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक विशेष संरचना होती है पत्तियों में, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। कौन सी चीज? रंध्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोमेटा। अब देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे देखेंगे कि पत्तियों के अंदर रंध्र कैसे पाया जाता है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये रही मान लीजिए पत्ती आप लोग की, पूरा बनाते हैं एकदम बढ़िया से, यहाँ से इस तरह से पत्ती है मान लीजिए। तो अब इसके अंदर क्या है, छोटे 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 छिद्र पाए जाएंगे इस तरह से, बहुत महीन छिद्र होंगे। मैं ज़्यादा ना टाइम लेकर के एक ही साइड बना रहा हूँ, मतलब चलिए एक साइड और भी बना देते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये रही पत्ती। आप लोग ये जो पीला पीला बन रहा है छोटा छोटा, जो भी मैं बना रहा हूँ डट डट करके, इसको मानिए, इसको बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। अब देखिए यही जो है मेन पार्ट होता है पत्ती का। यह क्या करता है कि रंध्र जो होता है, यह इसका कार्य क्या होता है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, CO2 गैस जो होती है, इन दोनों गैसों का आदान प्रदान करता है। इन दोनों गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? इधर उधर करने का काम करता है। इधर उधर, कभी इधर कभी उधर करेगा, बाहर कभी अंदर, कभी इधर उधर करेगा, कभी इधर उधर करता रहता है, अंदर बाहर करता रहता है। अब देखिए पत्तियों में जो भाग होते हैं पत्तियों के, उसको मैं कक्षा 6 में बता चुका हूँ। तो यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग कक्षा 6 की NCERT मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। NCERT कक्षा 6 की मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। और आप लोग पीछे जो भी 6 वीडियो में ख़त्म हुई है, एक एक घंटे में पूरी ख़त्म हो चुकी है। देखिए जो भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं बताई जाएंगी मेरे चैनल पे, और मैं जो बताऊंगा वो चीज़ पूरी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, और इसको मैं आप लोगों को जोड़ कर ही बताऊंगा कुछ ना कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो देखिए अब इन पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है। इन पत्तियों तक जल का तो आना चाहिए, जल और खनिज भी आता है। कौन सी चीज़ आती है? जल और खनिज, तभी तो भोजन बनेगा। खनिज, जल और खनिज आता है। किस 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 कौन सी चीज़ जो होती है जल और खनिज को सहायता, खनिज के लाने में सहायता करती है, तो यह होता है जाइलम। जाइलम, जाइलम वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, जाइलम वाहिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि रंध्र तक, मतलब पत्तियों तक, रंध्र तक नहीं, पत्तियों तक जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं, ये वाली जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, ये पत्तियों तक
जल और खनिज को पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब देखिए एक और सवाल पूछता है कि वह कौन सी वाहिकाएं होती हैं या पौधों के अंदर वह कौन सी चीज पाई जाती है जो भोजन को पूरे पौधों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई खाना बन गया, कोई भी मतलब कोई आदमी खाना बना रहा है कि या कोई भी जो भी है, जो रसोइया है वो अपना खाना बनाकर रेडी कर दे रहा है, खाना बना ले रहा है। तो वो क्या करता है, थाली में परोसता है इस तरह से 10 लोगों को, और क्या करता है, एक वेटर को कहता है कि इस टेबल पर लेकर जाओ, इस टेबल, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल लगी है, एक टेबल यहाँ पे लगी है, एक टेबल यहाँ पे लगी है, इस तरह से। और ये सब एक ही होटल में टेबल लगी हुई हैं, जो मैंने चरकोन बनाया मैं, इसमें इसको मान लीजिए आप लोग टेबल, यह सब टेबल लगी हुई हैं। तो यह ये थालियों में के जो भोजन होंगे, इन भोजन को वेटर लेकर जाता है। तो वेटर का काम कौन करेगा, पौधों में, यानी खाना तो पत्ती बना दे रही है, इस खाने को पौधों के हर एक भाग तक ले जाने का काम कौन करेगा, इसको पूछता है कि जो पौधा होता है उसके अंदर भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन सी वाहिकाएं काम करती हैं। तो हो जाएगा इसका इसका आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम। फ्लोएम वाहिकाएं जो होती हैं, कौन वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं जो होती हैं वह, फ्लोएम वाहिकाएं जो होती हैं, वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं यह क्या करती हैं कि भोजन को, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को भोजन को पूरे पूरे भाग में पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, पहुंचाने का काम करती हैं, पहुंचाने का कार्य करती हैं। याद रखिएगा कि जो नीचे से, जैसे जड़ से जल और खनिज को लेकर आने का काम करता है, तो वह कौन सी चीज़ होती है, वह कौन सी चीज़ होती है, जाइलम होती है। और जो भोजन पक जाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है भोजन को, वो कौन होता है, तो वह होता है फ्लोएम। फ्लोएम में होता है, याद रखिएगा, यह पूछता है जाइलम वाहिकाएं और फ्लोएम वाहिकाएं। समझ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, इसकी हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है CO2 6CO2 प्लस 12H2O। अब उसके बाद होगा, यहाँ से तीर का निशान लगाएंगे हम लोग, और C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब देखिए यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। याद रखिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। मुझको आशा है कि यह बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक करके अपने दो चार दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि यह जो क्लास है आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगी। बेनिफिट मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, ऐसे कोई बताता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यदि आप लोग इस चीज़ों को सीख जाते हैं तो परीक्षाओं में आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। देखिए यहाँ से होता है 6CO2 और 12H2O, फिर उसके बाद 6
सिक्स सिक्स C6H12O6, फिर होगा प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब इस फार्मूले को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, बस 6 को आप पकड़ लीजिए, बस छक्का 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 लगाते रहना है और कुछ नहीं है। देखिए पहले हम लोग लगाएंगे छक्का, फिर उसके बाद डबल छक्का 12 रन, फिर छक्का, फिर 12, फिर छक्का, फिर छक्का छक्का। यानी पहले हम छक्का छक्का मारेंगे, फिर छक्का मारेंगे, फिर डबल छक्का मारेंगे, फिर 3 छक्का लगातार मारेंगे। और इस चीज़ को आप लोग यदि इस मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक को याद रख सकते हैं, मतलब पहले एक छक्का मारेंगे, फिर उसके बाद डबल छक्का मारेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 12H2O, फिर उसके बाद सिंगल छक्का, फिर डबल छक्का, फिर सिंगल छक्का, छक्का छक्का सब छक्का मार देंगे और यह फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने बताया तरीका, यह बस इंटरटेनमेंट के लिए है। वैसे इस फार्मूले को आप याद कर लेते हैं तो इस फार्मूले से सवाल आते हैं परीक्षाओं में। 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश संश्लेषण के और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12O6 जो होता है यह फार्मूला ग्लूकोज का, याद रखना है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जल और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, याद रखना है ऑक्सीजन। यहाँ से हो जाएगा जल और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज, उसके बाद जल, फिर ऑक्सीजन, याद रखना है। ये सब चीज़ें बार बार पूछ देता है परीक्षाओं में। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए, कौन सी सही है या कौन सी गलत है, ऐसे ही पूछेगा सवाल। और बार बार सवाल आया है रेलवे की परीक्षाओं में। और यह जो मैं क्लास आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर में कमी मत छोड़िएगा। लाइक शेयर का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी जो सब्सक्राइबर यानी जो भी लोग जुड़े हैं वो अभी बहुत कम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस दिन 2-4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं कहना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उतनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी जितना कि होना चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे जुड़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे आप लोगों से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको पढ़ना है वो जुड़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो जाके अपनी भैंस चराए और बादशाह और हनी सिंह और सोनू निगम के गाने सुने। मैं आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट न करते हुए बस यही कहूँगा, एक आध दो बार कह दूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करना हो तो करिए, मन है तो करिए, नहीं मन है तो मत करिए, दूसरे से करवा दीजिए। क्योंकि अभी मेरे पास सब्सक्राइबरों की संख्या थोड़ी कम है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ेंगे, और अच्छे खासे बढ़ जाने के बाद यदि हो जा रहे हैं तो फिर मुझको बोलने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। पत्तियां किसी भी रंग की हों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को पत्ती बनाता हूँ, यहाँ पे एक रंग बिरंगा पूरा ऐसे पत्ती बना दिया मैं, आप लोग देख रहे हैं पूरा सतरंगी हो गया है, मतलब इसको हम लोग सतरंगी ही बोलते हैं। थोड़ी सी मोटी पेन लेके बनाना पड़ेगा यहाँ से। एक स्टेटमेंट है कि पत्तियां किसी भी रंग की हों, प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी पार्क में गए होंगे तो इस जिस कलर की मैं यह पेंटिंग बना रहा हूँ, वैसे तो मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पत्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्ती बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
यहाँ से ऐसे थोड़ा सा रंग देते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, वैसे ड्राइंग का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट है कि पत्तियाँ किसी भी रंग की हो, प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है किसी भी रंग की पत्ती में होगा, किसी भी रंग की पत्ती में होगा, याद रखना है, पत्ती में होगा। उससे डिपेंड नहीं है कि यह हरा है तो हो रहा है, यहाँ पे लाल है तो नहीं होगा, यहाँ पे पीला है तो नहीं होगा, और यहाँ पे फिर बैगनी हो गया तो नहीं होगा। पत्तियाँ किसी भी रंग की, ये देख रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा कलर लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो पत्तियाँ किसी भी रंग की हों, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, हम लोग सीखेंगे पर। और एक अगला स्टेटमेंट है कि जैसे क्या होता है, अब मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो हरे तने होते हैं, हरे तनों से भी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण होते हैं। हरे तने जो होते हैं, आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई हरा तना है, यहाँ से थोड़ा पेंसिल पतला हो गया। हरा तना जो होता है, हरा तना होता है, उससे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं कि बस प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों से होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखना है कि जैसे कोई तना है वो हरा है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नागफनी। मैं नागफनी को नाम फनी लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे नागफनी। नागफनी का एक पौधा होता है जिसका जो तना होता है वह हरा होता है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिजाइन तैयार करके बता देना की कोशिश करूँगा। इस तरह से मान लीजिए कि ये होता है, इस तरह से छोटा छोटा होगा, कहीं खूब बड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसमें से इस तरह से छोटे 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 कांटे निकले होते हैं, समझ रहे हैं। आप लोग नागफनी के पौधों को देखे होंगे। और ये कांटे बस किनारे नहीं, हर जगह निकले होते हैं, समझ रहे हैं। यह कांटे जो होते हैं वो उसके हर एक पार्ट में निकले होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बस बीच में नहीं होंगे, बस किनारे पर ही होंगे, हर जगह होते हैं। आप जब उसको छुएंगे तो पता चलेगा, एक बार जाइए नागफनी को छू लीजिए, आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि यहाँ कांटे होते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ होता है कि इसके जो तना, इसका जो तना होता है ये पूरी तरीके से हरा होता है। आप लोग देखेंगे तो इसके जो तने होते हैं वह पूरी तरीके से हरे होते हैं। तो हरे रंग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी, ये एक बैगनी रंग की झाड़ी होती है, पूरा बैगनी होगी, पूरा बैगनी होगी, वो झाड़ी होती है। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से पूरा एक बगीचे में लगा दिया जाता है, उसकी डिजाइनिंग करी जाती है, उसको काट देते हैं सब कैंची से पूरा। पार्क में जब जाएंगे तो ऐसे सब फूल पत्तियाँ मिलती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो नागफनी के तने तो हरे होते हैं, इस हरे तने से प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अब पूछेगा कि क्या नागफनी की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो मुझको लगता है कि नागफनी में पत्तियां होती नहीं है, देखने लायक पत्तियां होती हैं, लेकिन ये पत्तियां कैसा रूप ले लेती हैं, या कांटे का रूप ले लेती हैं, याद रखना है, कांटे का रूप ले लेती हैं, कांटा बन जाती हैं, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सूल बोलते हैं लोग, सूल, समझ रहे हैं। तो पत्तियां जो होती हैं देखने में तो पत्ती जैसे ही नागफनी लगती है, लेकिन वो जो पत्ती जैसा दिखता है वो नागफनी का तना होता है, पत्ती नहीं होती है, याद रखना है। अब देखते हैं कि जो शैवाल है वो भी नदी के अंदर, जो शैवाल होता है, आप लोग देखे होंगे, शैवाल को देखे होंगे। तो यह शैवाल जो होता है, काई जिसको हम लोग बोलते हैं,
काई बोलते हैं, यह शैवाल या काई भी प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें भी तना या पत्ती जैसा कुछ नहीं दिखता है। समझ रहे हैं। अब देखिए शैवाल एक तरीके का जीव भी है, शैवाल पौधा भी है और जीव भी है, याद रखना है, जीव भी है। शैवाल एक तरीके का जीव भी है, याद रखना है। ये सब चीजें पूछ देता है, पूछेगा ऐसा घुमा के ना कि जैसे घनचक्कर आदमी हो जाए और गिर जाए, उठा के पटक दे कोई, ऐसे ही पूछेगा कि सवाल आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये सब बातें याद रखनी है कि जो हरा दिखता है उसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और जो हरा तना होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे में एक है नागफनी, आप लोग देख चुके हैं नागफनी का ये वाला जो भाग होता है, ये सब भाग जो होते हैं जो हरा दिखता है वाकई में, लेकिन वो तना होता है, पत्ती नहीं होती है, याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे की हर एक भाग से होता है, मतलब हर एक भाग नहीं, पौधे के हर एक कलर से हो सकता है, मतलब किसी भी कलर का पौधा हो उससे क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण होगा, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण जरूर होगा। अब देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो पौधों में अन्य तत्व पाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब अभी मैं आप लोग को बताया हूँ C6H12O6, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, जो होता है CH और O, यानी कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा भी पौधों में तीन चीज़ें होती हैं, एक चीज़ और होती है, तीन चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और होती है जो कि होता है नाइट्रोजन, जो किस में पाया जाता है, या तो कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं। कौन सी चीज़ के भाग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं। अब जो होता है पौधों में जो प्रोटीन पाया जाता है, पौधों में जो प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, उसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। और इसमें जो होता है, इसमें कौन कौन सी पौधों की प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ पाए जाएंगे? तो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ से हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और होता है ऑक्सीजन, और एक होता है नाइट्रोजन। याद रखना है ये सब चीज़ें। अब इसमें से यही पूछेगा कि पौधों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें कौन सा तत्व होता है और कौन सा नहीं होता है। तो ये चार, प्रोटीन में चार तत्व होते हैं पौधों में, और कार्बोहाइड्रेट जब पाया जाएगा तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें चार चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस ऑक्सीजन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन बढ़ जाता है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा, यह जो नाइट्रोजन है, पौधों में नाइट्रोजन आया कहाँ से? पौधों में जो है या नाइट्रोजन जो है यह आया कहाँ से, यह आता कहाँ से है? तो यह आता है दो तरीकों से। पहला तरीका है उर्वरक द्वारा। कौन सा तरीका है? उर्वरक। और दूसरा तरीका होता है जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। कौन सी चीज? नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, याद रखिएगा, स्थिरीकरण। दो चीजों से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब देखिए नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो यह होता है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो यह होता है राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है? राइजो, एक सेकेंड, राइजोबियम।
राइजोबियम होता है। यह जीवाणु होता है, याद रखिएगा, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण होता है। अब देखते हैं पौधों की अंदर जो है पोषण करने की अन्य विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो पौधों में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि मान लीजिए सबसे पहले पोषण कैसे होता है। तो पोषण के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले जो होगा पोषण स्वपोषी होगा, जो भोजन अपने से बनाएगा स्वपोषी। और उसके बाद होगा परपोषी। स्वपोषी के अंदर जो होता है जो भोजन अपने से बनाएगा, और परपोषी के अंदर जो होता है भोजन दूसरे पर आश्रित रहेगा। याद रखना है, यह दूसरे पर आश्रित होता है। तो परपोषी के अंतर्गत 3 आते हैं। याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और परपोषी के अंतर्गत अक्सर करके 3 चीज़ें आती हैं, जो होती है पहला होता है परपोषी, दूसरा होता है सहजीवी, और तीसरा होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी याद रखना है। परपोषी परजीवी होता है, यहाँ पे परजीवी होता है, मैं गलत लिख दिया हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे परपोषी नहीं होता है, परजीवी होता है, परजीवी होता है। परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी इसको हम लोग बोलते हैं जो क्या करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपने को लाभ पहुंचाए। मतलब दूसरे को नुकसान भी पहुंचाए और अपने को लाभ भी पहुंचाए। पहले क्या करेगा कि दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, जो दूसरे को नुकसान करे और अपना लाभ समझे। जो भी पौधा हो जो दूसरे का नुकसान करे, जो दूसरे पौधे को नुकसान करे, दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचाए, और अपने आप को फायदे में रखे, फायदा पहुंचाए। याद रखना है। अब देखेंगे सहजीवी जो होता है, और देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। परजीवी का एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सी चीज़ होती है, अमरबेल। अमरबेल मैं आप लोगों को यह एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अमरबेल एक ऐसा मतलब परजीवी पौधा है जो कि किसी भी पेड़ पौधों पर उलझ जाए, जब जाके पीला पीला होता है, आप लोग देखे होंगे, तो पेड़ सूख जाता है। याद रखना है, पूरी तरीके से सूख जाता है, उसको बर्बाद कर देता है पूरी तरीके से। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब वह आपसे मिलेगी परजीवी की तरह, तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, अमरवेल की तरह। याद रखना है, यह बातें मैं जो बता रहा हूँ एक तरह से आप लोग सीखिए इसको। जब वो आपसे मिलेगी कोई भी चीज़ नहीं, मैं खास करके एक किसी भी आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। और मैं बता देना चाहूँगा कि जब वो आपसे मिलेगा या आपसे मिलेगी परजीवी की तरह, तो आपको बर्बाद कर देगी, अमरबेल की तरह आप सूख के बबूल हो जाएंगे, भूलिएगा मत। अब देखते हैं सहजीवी। सहजीवी जो होता है, सहजीवी देखिए इसका फंडा कुछ अच्छा है। इसका फंडा ये है कि यह एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करता है। हमेशा क्या करता है कि एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाएगा, एक दूसरे को हमेशा लाभ पहुंचाएगा, एक दूसरे को हमेशा लाभ पहुंचाएगा, एक दूसरे को किस स्थिति में रखेगा, लाभ की स्थिति में रखना चाहता है। अभी कभी एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है अमरबेल। अमरबेल नहीं, अमरबेल तो होता है इसका परजीवी का, लेकिन इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन। याद रखना है, लाइकेन।
अब देखिए लाइकेन जो एक है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा लाभ 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 लाभ। तो कुछ ऐसे मित्र होते हैं जीवन में जो आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे घटिया मित्र होते हैं अमर बेल की तरह, जो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे और आपको सुखा के बबूल बना देंगे, सूख जाएंगे आप पूरी तरीके से। और मृतोपजीवी जो होता है, मृतोपजीवी जो होता है जो मरे हुए से पोषण प्राप्त करे, जो चीज मरे हुए से पोषण प्राप्त करे, मरे हुए से पोषण प्राप्त करे, पोषण प्राप्त करे, उसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। याद रखना है, उसको हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए से पोषण को प्राप्त करे। मृतोपजीवी जो होता है यह हमेशा मरे हुए को ही खाकर खत्म कर देता है। अब देखते हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कीट भक्षी पौधों के बारे में। कीट भक्षी पौधों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी पौधा जो होता है वो, देखिए इसका भी नियम कुछ ऐसा है कि यह क्या करता है कि ऐसे पत्तियां होती हैं, ऐसे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और ऐसे यह खुली हुई होती हैं। इसके मुंह पूरे रोए जैसे होते हैं या खुले हुए होते हैं, या खुले हुए होते हैं। और इन्हीं खुले हुए भागों में जब कोई भी कीटाणु आके बैठ जाए, कीटाणु या कीट आके बैठ जाता है, मान लीजिए कि छोटा सा कीट है और इस पर आकर बैठ गया, तो यह क्या होगा, धीरे धीरे क्या करते हैं अपने आप को, ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं या अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे। क्या करेंगे, एक सेकेंड में यह गोला बनाया हूँ, ये ऐसे हो जाएंगे, पूरी तरीके से बंद कर लेंगे, ऐसे ढक लेंगे अपने आप को पूरी तरीके से। और इसके दांत जो होते हैं आपस में इस तरह से फंस जाते हैं और उसको, उस कीट को अपने अंदर लॉक कर लेते हैं, उसमें से निकल ही नहीं पाता है, वो फड़फड़ा के मर जाएगा उसी में। और देखिए अब कीट भक्षी पौधे ऐसा क्यों करते हैं, तो कीट भक्षी पौधे ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी होती है इनके अंदर और उसी की ये लोग पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जाता है, पूर्ति करने के लिए, याद रखना है। अब देखिए कीट भक्षी पौधा एक होता है नेफेंथिस। नेफेंथिस जो होता है यह पाया जाता है, कीट भक्षी पौधा होता है नेफेंथिस। नेफेंथिस होता है और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह मेघालय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, मेघालय, मेघालय में पाया जाता है। मृतोपजीवी के बारे में हम लोग देखेंगे, मृतोपजीवी के बारे में देखेंगे हम लोग। तो मृतोपजीवी जो होता है इसका एग्जाम्पल है मृतोपजीवी, हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होता है इसके दो ही उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण है मशरूम। मशरूम जो होता है मृतोपजीवी, मरे हुए चीजों पर उगता ही है। और एक होता है कवक, मशरूम और कवक। अब देखते हैं इससे जो सवाल आते हैं, कवक, कवक से एक होता है कवक की जो भी स्टडी होती है, जो भी बोलते हैं कवक का अध्ययन करना, तो यह होता है माइकोलॉजी के अंतर्गत, माइकोलॉजी। और जो कवक के अलावा होता है मशरूम।
मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, याद रखिएगा। यानी यह कवक जो होता है एक ही चीज में पाया जाएगा, मतलब ऐसे नहीं है, दो चीज नहीं होती। मृतोपजीवी के अंतर्गत कवक होता है, कवक के अंतर्गत होता है मशरूम। ऐसे थोड़ा सा उल्टा बन गया है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लेके आते हैं नीचे। ठीक, अब मुझको लग रहा है ठीक है। क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, मतलब पहले पाया जाएगा कवक, कवक के अंतर्गत आएगा मशरूम, याद रखना है। अब देखेंगे कि हम लोग कवक से संबंधित कुछ रोग होते हैं, उसको लगे हाथ देख लेते हैं। रोग जो होता है, सबसे पहला रोग होता है दमा, याद रखना है। फिर होता है दाद खाद, दाद खाद, खुजली, खुजली, एथलीट फुट। क्या होता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट, और उसके बाद होता है गंजापन। अब देखते हैं कवक जो होता है, रोग तो पैदा करता ही है। और उसके बाद मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि कवक जो होता है रोग के साथ साथ जो होता है, यह दवाई भी बनाने के काम आता है। दवाई भी बनाता है, तो कौन कौन दवाई बनाता है? पेनिसिलिन एक दवा होती है, पेनिसिलिन दवा होती है। यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है, याद रखना है। और पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसको, समझ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि मेरे यहाँ लाइट कट गई है। लाइट कट गई है और जो है मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, तो ये वीडियो आगे नहीं हो सकती है। और यदि मुझको लग रहा है कि 40 मिनट के करीब ये वीडियो हो चुकी है, तो इसके लिए मुझको थोड़ा दुख है, नहीं तो आज मैं पूरे मूड में था। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।